एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र शुक्ला हूं और अभी मैंने एक ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में कि अभी क्या करना है, कौन क्वालिफाई हो रहा है, कुछ गलत प्रश्न भी हैं, उनका कोई समाधान अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। देखिए, जैसा पेपर का लेवल था बहुत सारे लोगों ने बता रखा है और आप लोग खुद भी तैयारी कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि पेपर का जो भी लेवल था, मतलब चाहे वो कहिए लेंदी कह लीजिए, टफ तो उतना नहीं कह सकते, फिर भी सब कुछ मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो जो हमारा जनरल और ओबीसी में क्राइटेरिया है 40% का, मान लीजिए कि यही कट ऑफ है, ठीक है। मतलब ये हुआ इनमें जो नेट प्रश्न होंगे 60, बाई चांस किसी टेक्निकल इशू की वजह से मैं इसमें +-1 मान लेता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 40% एकदम सफिशिएंट है कट ऑफ के लिए। इतने प्रश्न जिसके भी सही हो मेंस की तैयारी करें। और जहाँ तक SC/ST, इसमें मैं यही कहूँगा कि जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग जिस भी वर्ग के लिए दिया गया है वही कट ऑफ है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का पेपर है, इनको 13 गुना अभ्यर्थी मिलने वाले भी नहीं हैं। इसमें मान के चलिए वही कि 53 बनता है, 35% के आसपास, तो 53 ±1-2 बस इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप जल्दी ही जब आपका रिज़ल्ट आएगा आप देख सकते हैं, यही आपका कट ऑफ है मेरे हिसाब से। और आप और भी लोगों को सुनते होंगे, मुख्य तो हमने उनसे बात की जिन्होंने परीक्षाएं दी, हमारे भी बहुत से स्टूडेंट्स रहे हैं। तो इसमें इतना स्कोर बहुत कम ही लोगों का हो पाया है और बाकी मैक्सिमम 60-70 के बीच में है, 80 से 90 के बीच में बहुत कम है, 85 से 95 के बीच में बहुत रेयर है। हमारे एक दो स्टूडेंट्स हैं ऐसे, तो उनका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी। अब दूसरी बात ये आती है कि जो गलत प्रश्न हैं उनका आयोग क्या करेगा। देखिए, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो पहली चीज़ ये है कि ऐसे प्रश्न जिन या तो प्रश्न ही गलत हैं या सभी ऑप्शन ही गलत हैं, सभी ऑप्शन रॉन्ग हैं। अब स्टूडेंट्स, ऐसे प्रश्नों का क्या होगा कि या तो सभी को अंक दे दिए जाएंगे, पहला ऑप्शन ये होता है कि सभी को अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और ये मुझे लगता है उनको भी मिलेगा जिन्होंने नहीं है, वो प्रश्न सबको प्लस ही कर दिया जाएगा। या एक दूसरा विकल्प है, प्रश्न हटा दिए जाएंगे। तो जब प्रश्न हटा दिए जाएंगे तो इसमें जो टोटल मार्क जो होगा वो कम हो जाएगा, तो हमारी कट ऑफ खुद ब खुद नीचे आ जाएगी उसका 40%। ये दो विकल्प है, ठीक है। दूसरे टाइप का जिनका ऑप्शन मतलब गलत है, एक की जगह पर बी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, तो वो ऑप्शन मतलब आंसर करेक्ट वाले एक, देखिए इससे मुझे लगता है ऐसे 4 से 5 सवाल ऐसे हैं कि जो जिसमें आपका ये आप के सारे ऑप्शन गलत हैं, प्रश्न में ही प्रॉब्लम है। तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं, ठीक है। और दो दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया, गलत आंसर दिया हुआ है, तो इनके जो है ये नहीं हटेंगे, इनके आंसर बदल दिए जाएंगे, ठीक है। तो इनका क्या होगा कि उत्तर सही कर दिया जाएगा, विकल्प है। तो इसमें तो फिर जो जिसने सही किया उसको फ़ायदा हो जाएगा, जिसका नहीं सही उसको जो भी
उसका नेगेटिव 1/3 झेलना पड़ेगा। बट इसका है बेनिफिट कि इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका दोनों तरह से इसमें स्टूडेंट्स का बेनिफिट है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब इसमें ये है कि जितने भी 60+ हैं या अभी जिनका थोड़ा डाउट है 58, 56 या इस तरह से, तो ये सब कुछ जो चीज़ें हैं रॉन्ग आंसर वाला ये, या जिसके ऑल ऑप्शंस रॉन्ग है, इन सब के मतलब जब सेटलमेंट के बाद आपको इसका बेनिफिट हो सकता है। अब मेन बात आती है कि भाई जब मान लीजिए आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं, अब आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेंस के जो आपके टॉपिक हैं वो क्या हैं। देखो मेंस का सिलेबस वही है जो आपका प्री का सिलेबस है, बट इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या है, तो इसके लिए आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अभी पैरामीटर है नहीं। बस ये समझ लो आप कि जो आपने GIC मेंस का क्वेश्चन देखा होगा या उसका पेपर आप देख लीजिएगा, जो टॉपिक यहाँ से मिल रहे हैं ना, उनसे आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हालांकि पेपर में कई बार ऐसा होता है कि कभी एक टॉपिक से ज़्यादा, कभी दूसरे टॉपिक से ज़्यादा, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, AP GP HP सम ऑफ स्क्वायर, तो सीक्वेंस सीरीज का ज़रूर मेरे हिसाब से कोई न कोई सवाल मिलना एक ज़रूर चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है बायनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, है ना, ये सब चीज़ें हैं, क्वेश्चन तो बन सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन जो अलजेब्रा आप सेट है ना यहाँ, या फिर रिलेशन एंड फंक्शन से, तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन ज़रूर ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो रिलेशन एंड फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और GIC में बहुत अच्छे क्वेश्चन, 25 नंबर का तो सिर्फ रिलेशन से आया था, उसके बाद फिर फंक्शंस का पेपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रुप सब ग्रुप का पार्ट होता है यह भी इम्पॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आना है। अब वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जो ग्रुप का टॉपिक है इससे 1 से 2 सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो मैट्रिक्स का टॉपिक है ना, मैट्रिसेज से क्वेश्चन मिलते हैं। और यहाँ पर जो आपका 3 वेरिएबल की इक्वेशन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स या यूजिंग डिटरमिनेंट, हालांकि मैट्रिक्स वाला पार्ट ही ज़्यादा प्रॉबल है। तो मैट्रिसेज में आपको बहुत कुछ मिलना है। ये कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन के चांसेस हो सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स में आपके अच्छे चांस हैं, आपको मैट्रिक्स टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अब देखिए जैसे रियल एनालिसिस का पार्ट है, तो रियल एनालिसिस का पार्ट इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ें होती लोग पैटर्न के हिसाब से ही चीज़ों का आकलन करते हैं। तो पैटर्न ने ये कहा था कि भाई 3-4 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो ये रियल एनालिसिस का पार्ट भी अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है मेंस के लिए। ये चीज़ आपको बहुत केयरफुली तैयार करनी है, ठीक है। और दिक्कत इसमें कोई इतनी थ्योरी नहीं होती, बस ये क्वेश्चन को सिस्टमेटिक सॉल्व करना है, ठीक है। और वेक्टर एनालिसिस, इससे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, निश्चित रूप से आएगा। वेक्टर एनालिसिस से भी आएगा। अब ये है कि आपको एक सिस्टमेटिक, जैसे मान लीजिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ठीक है, उसके सिस्टमेटिक सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन आप करते चले जाए जैसे आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं। बस लिखने के पैटर्न में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें शॉर्टकट नहीं मारने हैं, प्रॉपरली जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं, या आप अपने टाइम में ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे जिन बातों का ध्यान रखते थे वो, और थोड़ा बहुत कुछ स्टैंडर्ड कॉपी से आप अपने आप को कंपेयर करते रहें,
कि हम कहीं पे पीछे तो नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से भी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। मत आने तो सबसे है, बट यहाँ का भी टॉपिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशी-रीमान इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन या इसकी कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है 11th लेवल का, वहाँ से भी रूट ऑफ यूनिटी या फिर जो भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, डे मॉर्बियर थ्योरम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उस पर भी क्वेश्चन बनेगा। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर ये है कि जितने भी हमारे, अब जैसे कैलकुलस तो है ही इम्पॉर्टेंट, अब कैलकुलस से कितना क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कैलकुलस को भी आपको टाइम देना ही देना है। यहाँ मैंने बताया कोशी-रीमान इक्वेशन, डे मॉर्बियर थ्योरम, यानी रूट ऑफ यूनिटी, मतलब सारी चीज़ें वही है कि पढ़ना है, बस थोड़ा सिस्टमेटिक पढ़ना है। देखिए, इसमें आपको मैं बताऊँ, जो सबसे आसान और स्कोरिंग पार्ट बनता है, ये बनता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से, ठीक है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हमेशा ही बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। तो आप ये जो 3D ज्योमेट्री होगा, इसका मतलब प्लेन और स्ट्रेट लाइन, इसको अच्छे से पढ़िए। हालांकि इसमें स्फीयर भी है, तो स्फीयर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्फीयर से भी क्वेश्चन बन सकता है। बट चूँकि लाइन और प्लेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस हो गई, और प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है कि ये बड़ा सॉलिड पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो बाकी है तो कौन से भी आ सकता है, बट मुझे लगता है कि 3D में स्फीयर और बाकी स्ट्रेट लाइन और जो आपका प्लेन है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। अब क्वेश्चन में देखिए बहुत कुछ है, कोन में सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मुझे लगता है एलटी ग्रेड के लिए उतना आगे तक नहीं माना जाता। बट ये है कि आपको कंटेंट्स तो पढ़ना पड़ेगा, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। अब इससे बनेगा कि नहीं बनेगा आपका कोन और सिलेंडर से पक्का नहीं, बट स्फीयर से और स्ट्रेट लाइन से, इन सब से बनेगा। ऐसे ही आपके जो सिंपल 2D ज्योमेट्री है वो भी है, वहाँ से, मतलब आपको कुल मिलाकर चीज़ें लगभग सभी पढ़नी है। बट ये है कि जहाँ पे आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। और अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी उन टर्म से दिए, बट वहाँ से ज़्यादा फोकस किया नहीं। तो अब स्टैटिस्टिक्स में देखिए, अगर कुछ आ भी जाएगा सब्जेक्टिव तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल में मीन मीडियन मोड में कोई दिक्कत नहीं, या जो हमारा मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है, उन सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है हो सकती है जो प्रोबेबिलिटी में, तो हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी आपको सिस्टमेटिक तैयार करनी है। तो अब इसमें ये है कि हम लोग बहुत सारे मॉडल पेपर बना के देते हैं, प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो इनका पैटर्न है उस पैटर्न पर काम किया जाएगा। लेकिन ये है कि वो सब चीज़ें तभी फ़ायदेमंद हैं जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। और यहाँ पर मैथ्स में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम 200 शब्द और 125 शब्द कहाँ से लेके आए। तो देखिए, वो कोई समस्या नहीं है। आपको मैथ्स में मैं बता दूं कि जो भी आपको प्रश्न आते हैं, जैसे 200 शब्द का है, तो देखिए वहाँ पे उस तरह के शब्द ज़्यादा होते ही नहीं हैं। आपको शब्द नहीं गिनना है, आप पूरा उत्तर ठीक से स्टेप बाय स्टेप लिखिए बस। ठीक है, कुछ छोड़िए नहीं। और इसके लिए मैंने आपसे कहा है कि 11th-12th की किताबों से, एग्ज़ाम्पल्स से आप सिस्टमेटिक देख लीजिए। बाकी आप जिस तरह की बुक आपकी, या बीएससी की बुक है, टेक्स्ट बुक से आपको देखना है, ठीक है। बाकी आप तो करते आए हैं, ये सब चीज़ें पढ़ के ही आए हैं, और ख़ुद अपने भी उससे आप लिख सकते हैं। बस ये पहले आप सोच लीजिए कि पहले धीमे धीमे हम लिखेंगे शुरू में प्रैक्टिस करते समय, जिससे कुछ छूटे ना।
फिर जब हमारे अच्छा लिखने का अभ्यास हो जाएगा, अपने आप को एक अलग गियर में डालना है, सब ऑब्जेक्टिव वाले गियर से हटा के सब्जेक्टिव वाले गियर में डालना है। तो देखिए ये इसके जो 10 प्रश्न आपके हैं 12 अंक वाले, ऐसे ही 125 शब्द वाले इसके भी 10 प्रश्न हैं, इनके 8 अंक हैं। तो अब वही है कि वो बस प्रश्न थोड़ा 200 शब्द के जो प्रश्न उसके कंपेयर में थोड़े छोटे प्रश्न, लेकिन हमें लिखना उतना है जिसमें लिखना होता ही है। मैथ्स में ना तो कुछ अपने आप से बहुत ज़्यादा जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, बट हम ये है कि स्टेप मिस नहीं करेंगे, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स मैं बहुत जल्दी ही इसका फुल सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूँगा, ठीक है कि, और टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।